हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बाकी आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि कोई सिलेबस नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, जो कि सबको जानने की आवश्यकता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नॉर्मल प्रेगनेंसी। ऐसे क्या क्या फैक्ट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, हमें जानना चाहिए, और ऐसी कौन से मेन चेंजेस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स बिगिन। ऐसे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जनरली हम सब ने सुना है कि उसका जो ड्यूरेशन होता है, हाँ 9 मंथ होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली 9 मंथ ही होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसके साथ इसमें और क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके आगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो बेसिकली जो ड्यूरेशन होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी का, वो हमारा होता है 9 मंथ एंड 7 डेज। ठीक है, 9 मंथ एंड 7 डेज का मतलब यह है कि हाँ 9 मंथ से 1 वीक 2 वीक पहले भी लेबर हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है, बट 9 मंथ से 7 डेज 10 डेज एबव भी जा सकता है। और ये 9 मंथ 7 डेज के साथ अगर बोले तो या हम बोल सकते हैं कि 280 डेज का जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, जो जेस्टेशनल एज होता है, वो होता है। इससे अलग हटके बोलो तो 40 वीक्स। ओके, तो अगर आप मंथली देखो तो 9 मंथ 7 डेज का होता है, डेज देखोगे तो 280 डेज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप इसको वीक्स में देखो तो 40 वीक्स का होता है। ठीक है, इससे अलावा अगर आप देखो कि 40 वीक से पहले जो डिलीवरी होती है, जो लेबर होता है, तो इसमें हम 40 वीक नहीं मानते हैं। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का वीक होता है उसको 37 टू 40 वीक्स हम मानते हैं। तो अगर 37 ऑफ जेस्टेशनल एज से पहले जो डिलीवरी होती है, जो लेबर होता है, उसको हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। और उससे पहले जो बेबी डिलीवर होता है उस बेबी को बोलते हैं प्री टर्म बेबी। वहीं अगर आप देखो कि 40 वीक से बाद की जो भी डिलीवरी होती हैं, कई बार ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, आसपास देखा होगा कि 9 मंथ से ज़्यादा हो गया, 10th वीक में एंटर कर गया है जो बेबी है, जो फीटस है, तो उसी को हम बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, तो इस बात का ये टर्म आप याद रखोगे कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर डिलीवरी होती है तो उस डिलीवरी को हम बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। और जो फीटस डिलीवर होता है, जो बेबी डिलीवर होता है, उसको हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी। ठीक है, वहीं जो 40 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद का जो डिलीवरी होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी। ठीक है, या फिर हम उस बेबी को बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी। इसके साथ हम देखते हैं कि जो ये 3 मंथ या फिर 3 ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, या फिर जो 9 मंथ है उसको हम ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किए। और ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड इसलिए किए हैं ताकि, वैसे हम नहीं किए हैं, WHO करके भेजा है। तो ये जो ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, तो इसमें ट्राइमेस्टर में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इससे ये बेनिफिट होता है कि हमें कब कब चेकअप्स लेने हैं, क्या क्या चेकअप्स होंगे, और उस ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, जिससे कि जो फीमेल होती है या फिर बोल सकते हो जो वुड बी मदर होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। क्योंकि देखो अगर ये ट्राइमेस्टर डिवाइड नहीं किया गया होता तो फिर क्या होता कि हर मंथली क्या हो रहा है कि जा करके वो एंटीनेटल चेकअप करा रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहे हैं, जिससे कि ये ना तो मदर के लिए अच्छा है और ना ही बेबी के लिए अच्छा है। क्योंकि हमें पता है कि ये सारे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज के अंडर में होते हैं, या फिर उनसे अल्ट्रा वायलेट रेज देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा कि जो भी अनमैरिड फीमेल हैं, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल हैं, इन लोगों को जनरली उधर जाने से रोका जाता है। जैसे कि जो भी रेज वाली चीज़ें होती हैं, रेज वाली चीज़ें इन द सेंस कि आपका जहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जहाँ पे CT स्कैन होता है, MRI होता है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है उनको जाने के लिए थोड़ा मना करते हैं। तो इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, और यदि मदर प्रेग्नेंट है, मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो इससे फीटस पे असर पड़ता है। फीटस पे असर ये पड़ता है कि ऐसा होता है कि आपका जेनेटिक या फिर ऐसा बोल सकते हो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसको हम देखें तो जो ट्राइमेस्टर है इसको डिवाइड किया गया है फर्स्ट वीक टू 12 वीक्स। इसको हमने क्या बोला, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 3 मंथ का होता है। ठीक है, 3 मंथ का होता है, या फिर बोल सकते हो 12 वीक का होता है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो क्या है, 13 वीक से लेकर के 27 वीक ऑफ जेस्टेशन।
मतलब कि अब यहाँ 12 वीक 12 वीक पे हमारा खत्म हो गया, ये हमारा 1 ट्राइमेस्टर हो गया। तो 1 ट्राइमेस्टर के बाद से अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर देखोगे तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो हमारा काउंट डाउन होगा कहाँ से, 13 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेके 27 वीक ऑफ जेस्टेशन, जो कि हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या बोलते हैं, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो स्टार्ट होता है 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर के 40 वीक ऑफ जेस्टेशन तक, ठीक है। तो ये जो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, उस 9 मंथ के प्रेगनेंसी को क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 ट्राइमेस्टर बनाया गया है, जिसमें कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो है फर्स्ट वीक टू 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, सेकेंड ट्राइमेस्टर है 13 वीक टू 27 वीक ऑफ जेस्टेशन, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो है 28 वीक ऑफ जेस्टेशन टू 40 वीक ऑफ जेस्टेशन। अब इसी के हिसाब से जो होता है एंटीनेटल चेकअप्स भी होते हैं। एंटीनेटल चेकअप्स हमारे 3 बार होते हैं तीनों ट्राइमेस्टर में। बट अब क्या किया है WHO ने इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया है, और अपग्रेडेशन करने के साथ क्या हुआ है कि जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं वो 4 टाइम्स हो गए हैं। 4 टाइम्स का मतलब ये है कि जो हर ट्राइमेस्टर में वो तो होगा, तो 3 ट्राइमेस्टर में हमारे 3 चेकअप्स हो गए, और जो चौथा चेकअप होगा, तो चौथा एंटीनेटल चेकअप क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, कि जैसे अब जो आप नर्स के पास गए हो या फिर आप हॉस्पिटल में क्लिनिक में गए हो, तो वो लोग आपको ना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली में हो सकता है कि इस मंथ में या फिर इस डेट में आपका बेबी डिलीवर हो सकता है। तो उससे ना 1 हफ्ता या फिर 10 दिन पहले ये एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो कितना हुआ है, बाकी कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी NST टेस्ट वगैरह नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ये देखने के लिए कि जो फीटस है वो क्या जो नॉर्मल डिलीवरी के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उस कॉन्ट्रैक्शन को बियर कर पाएगा कि नहीं, उस कॉन्ट्रैक्शन को सह पाएगा कि नहीं। तो ये सारी अवेलेबिलिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारा बिफोर 1 वीक और 10 वीक ऑफ डिलीवरी ये टेस्ट कराते हैं, एंटीनेटल विजिट करते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंटीनेटल विजिट होता है वो 4 एंटीनेटल विजिट होता है पूरे पीरियड ऑफ जेस्टेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ऐसे क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। चेंजेस तो पूरी बॉडी में आती है, बट बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस हैं वो हम देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम चेंज हो जाता है डेसिडुआ में। बेसिकली जो एंडोमेट्रियम होता है कि हमें पता है एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो सेट डाउन होता है यूट्रस का सबसे इंटरनल लेयर होता है ये। तो ये क्या होता है, जब सेट होता है तभी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है। तो अगर प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली क्या है, जो एंडोमेट्रियम वो सेट डाउन नहीं होगा, और अगर वो सेट नहीं हो रहा है मतलब कि उसकी थिकनेस बढ़ेगी, और अगर थिकनेस बढ़ेगी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एंडोमेट्रियम है उसका नाम चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है, डेसिडुआ। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे पहला चेंज है वो ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, डेसिडुआ में। नेक्स्ट है यूट्रस का वेट। जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनमें यूट्रस का वेट होता है 60 to 90 ग्राम, ठीक है। बट अगर प्रेगनेंसी में देखो, जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है तो उसमें यूट्रस का वेट क्या हो जाता है, 900 ग्राम, लगभग 1 kg का हो जाता है। नेक्स्ट है जो यूट्रस का लेंथ। यूट्रस का लेंथ क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यूट्रस का लेंथ होता है 7.5 सेंटीमीटर, बट प्रेग्नेंट यूट्रस का जो लेंथ होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर। तो जो यूट्रस की जो चौड़ाई होती है वो क्या होता है 5 सेंटीमीटर, बट जब वो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है तो उसकी चौड़ाई, उसकी विड्थ हो जाता है 23 सेंटीमीटर। अब थिकनेस देखते हैं कि थिकनेस कितना होता है यूट्रस का, मतलब कि जो यूट्रस का जो लेयर है, जो यूट्रस का जो वॉल है उसकी थिकनेस, जो नॉर्मली जो थिकनेस है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, बट अगर प्रेग्नेंट यूट्रस हो जाता है तो प्रेग्नेंट यूट्रस का जो थिकनेस है वो होता है 20 सेंटीमीटर। तो इतने सारे चेंजेस होते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मैटरनल वेट गेन कितना होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रेगनेंसी में जो फीमेल होती है उसका वेट गेन हो जाता है। तो वेट गेन क्यों होता है, कितना वेट गेन होता है, और इसके साथ देखेंगे कि वेट जो गेन होता है उसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब क्या क्या चीज़ों का वेट बढ़ता है। तो मैटरनल वेट गेन का मतलब ये होता है टोटल वेट गेन इज 12.5 kg, दैट इज 4 kg इन फर्स्ट वीक,
first 20 weeks and 0.4 kg per week until term that is 8.5 kg। ये बोल रहा है कि जो वेट गेन होता है, टोटल वेट गेन 12.5 kg होता है प्रेगनेंसी में। मतलब कि 9 मंथ के जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें 12.5 kg वेट बढ़ता है फीमेल का। ठीक है, उस 12.5 kg वेट गेन में क्या होता है कि जो 4 kg वेट गेन है वो तो पहले से लेके और 20वें हफ्ते तक, मतलब फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इस 20 वीक में, इस 20 हफ्ते में जो वेट गेन होता है वो 4 kg का वेट गेन होता है। ठीक है, इस 4 kg वेट गेन के बाद से क्या होता है, हर हफ्ते 40 ग्राम वेट गेन होता है। ठीक है, और हर हफ्ते अगर 40 ग्राम वेट गेन होता है, जो कि टोटल अगर आप टर्म तक जाओ, मतलब कि 40 वीक ऑफ जेस्टेशन तक जाओ, तो टोटल वेट गेन कितना हो जाता है 8.5 kg। हमने क्या देखा कि जो टोटल वेट गेन है प्रेगनेंसी में वो 12.5 kg होता है। 12.5 kg के साथ क्या होता है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जेस्टेशन है, तो फर्स्ट वीक से लेके 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब कि प्रेगनेंसी के 20 वीक में, 20 सप्ताह में 4 kg वेट गेन होता है। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है कि 20 वीक के बाद 21वें वीक से हर वीक में क्या होता है 40 ग्राम वेट गेन होता है। और अगर 20वें वीक से 21वें वीक से लेकर के आप 40 वीक तक देखो, हर हफ्ते अगर 40 ग्राम वेट गेन होगा तो टोटल वेट गेन क्या होता है 8.5 ग्राम, सॉरी 8.500 ग्राम, या फिर बोल सकते हो 8.5 kg। ठीक है, तो इतना वेट गेन होता है जो कि मैटरनल वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये वेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब कि जो वेट है वो ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस फीटस का वेट हो गया, आखिर पूरे बॉडी का वेट है ना। तो अगर 12 kg कुछ होता है, 12.5 kg है, तो इतना सारा वेट गेन जाता कहाँ है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो ये हम देखेंगे। जिसमें कि 12.5 kg वेट गेन में जिसमें होता है जो फैट होता है वो 3.5 kg होता है, मतलब कि 3.5 kg तो फैट ही बढ़ जाता है। ठीक है, इसके साथ है फीटस। फीटस का जो वेट गेन होता है वो 3.4 kg, या फिर बोल सकते हो 3.5 kg, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल, हम ये देख रहे हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के फैक्ट्स। ठीक है, ये सारे नॉर्मल प्रेगनेंसी, और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो बेबी भी नॉर्मल होगा, बेबी भी टर्म बेबी होगा, और अगर टर्म बेबी है तो उसका जो वेट होता है वो 2.5 kg टू 3.5 kg का होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वेट गेन होता है। तो जो फीटस है उसका वेट गेन है 3.5 kg। नेक्स्ट है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि फीमेल की बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब उसकी बॉडी वेट बढ़ता है, उसके बॉडी में जो भी वॉल्यूम्स वगैरह आते हैं, वॉल्यूम्स इन द सेंस कि उसको जो भी NS वगैरह लगाया जाता है या फिर जो भी उसका वाटर इनटेक बढ़ता है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है, जो कि 1.5 kg है, मतलब कि 1.5 kg है। नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम फीमेल का ओवरऑल कितना हो जाता है 1.5 kg, मतलब कि 1.5 kg ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यूट्रस, 1 kg का तो हमारा यूट्रस हो जाता है। नेक्स्ट है प्लासेंटा। प्लासेंटा का वेट होता है 0.6 kg। इसके बाद से है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड है 0.6 kg। इसके साथ है ब्रेस्ट 0.5 kg। तो जो हमारा 12.5 kg का वेट डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा यहाँ पे देखते हैं कि जो 12.5 kg वेट गेन हो रहा है तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं, क्या क्या वेट हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कौन कौन से पार्ट में वेट गेन हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो अभी हमने बोला कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD, ठीक है, तो EDD निकालने के लिए हम क्या करते हैं LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साथ लिख देती हूँ EDD इज इक्वल टू LMP प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। ये होता है प्रेगनेंसी का जो एक्सपेक्टेड डेट है, मतलब कि कब डिलीवरी होगी। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम यहाँ से काउंट डाउन करते हैं
जो कि होता है EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये है LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डेट होता है उसको कंसीडर करते हैं। इसके साथ है 9 मंथ प्लस 7 डेज। फॉर एन एग्जाम्पल, सोचो कि एक फीमेल है जो कि अप्रैल में 12 अप्रैल 2024 को उसका लास्ट पीरियड हुआ था, ठीक है, 12 अप्रैल 2024, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जो LMP है वो क्या है, 12 अप्रैल प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। अब चलो अप्रैल से हम देखते हैं 9 मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। अब जनवरी तो ऑब्वियसली ये 12 अप्रैल था तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे 12 जनवरी प्लस 7 डेज, ठीक है, 12 प्लस 7 19। मतलब कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो फीमेल का हो सकता है 19 जनवरी 2025। क्लियर। तो ऐसे हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक और बार मैं एग्जांपल आपको समराइज कराना चाहूँगी कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है उसका फॉर्मूला होता है LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, क्लियर। अब ये LMP होता है हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि लास्ट जब हमारे मेंसेस हुए थे उस मेंसेस के बाद से फीमेल ने कंसीव कर लिया, तो इसके लिए जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसका डेट हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि एक फीमेल है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट था 12 अप्रैल 2024, ठीक है। तो 12 अप्रैल 2024 के बाद से उसके पीरियड्स नहीं हुए, उसने कंसीव कर लिया। अब हमें नहीं पता है कि उसने कब कंसीव किया, कौन से इंटरकोर्स में कंसीव किया, तो इसके लिए हम यहाँ से उसको कंसीडर करते हैं। तो चलो देखो 12 अप्रैल 2024 प्लस 9 मंथ, तो अब 12 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 12 अप्रैल के बाद से हमारा 9 मंथ हो रहा है जनवरी में। अब 9 मंथ जनवरी 2025 हो रहा है, तो इसमें हम 12 जोड़ेंगे, तो 12 जनवरी 2025। अब 12 जनवरी में हम 7 डेज जोड़ेंगे, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब कि 19 जनवरी 2025। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है एग्जैक्टली उसी दिन पे होता है। तो अगर आपको कोई भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताएगा तो यहाँ पे ये होगा प्लस माइनस 19 जनवरी 2025, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब कि या तो 19 जनवरी 2025 से एक हफ्ता पहले भी डिलीवरी हो सकती है और 19 जनवरी 2025 के एक हफ्ता बाद भी हो सकता है। मतलब कि ये पूरे जनवरी मतलब 30 जनवरी तक या फिर बोल सकते हैं 31 जनवरी तक बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में या फिर कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको और किसी टॉपिक पे कोई अमेजिंग फैक्ट्स या फिर किसी मिथ को कंक्लूड करने के लिए या फिर उसको कंफर्मेशन के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी एंटीनेटल एक्सरसाइजेज एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज। बाकी चैनल पे बने रहें, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।